नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के मंजिल प्राप्त नहीं होती। और हम इस कार्यक्रम में आपका परिचय उन व्यक्तित्व से करवाते हैं जो संघर्षों से निखर के जिन्होंने अपने जीवन को संवारा है। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही मेहमान का जो आज अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत के समान है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में। सर, आप सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। महेंद्र जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हैं, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी आपका अनुभव बहुत रहा है। वहीं अगर राजनीति की हम बात करें तो भी आपने एक अपना जो मुकाम है वो स्थापित किया है। हम जानना चाहेंगे इस यात्रा की शुरुआत किस तरह से हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले देखिए, मैं 8वीं क्लास में था और हम लोग प्रायः शाम को स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते थे। तो जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, बारिश हो गई तो क्रिकेट खेलना बंद हो गया। वहाँ पे कुछ लोग ऐसा कबड्डी जैसा कोई खेल खेल रहे थे, तो उनका खेल चल रहा था जी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि इसमें हमको भी शामिल कर लो। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो हम लोग भी खेलने लगे। बाद में पता चला कि वो संघ की शाखा है। क्या बात है। तो वैसे एक घटना है, उससे मैं संघ से जुड़ गया। जब संघ से जुड़ा तो संघ के कुछ बड़े लोगों से परिचय हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम कार्यालय में रह के पढ़ाई करो। तो मैं विद्यार्थी विस्तारक हो गया जी। फिर जब शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि यार तुमको संघ को समय देना चाहिए। तो मैं विस्तारक हो गया, फिर प्रचारक हो गया, फिर जिला प्रचारक हो गया। ऐसे करके मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जब मैं विद्यार्थी विस्तारक था तो चूंकि पिताजी मिल में काम करते थे, तो अपना खर्च निकालने के लिए मैं सुबह अखबार बांटता था। फिर संघ का एक अखबार निकलता था पांचजन्य, तो उससे मैं जुड़ गया। तो मेरे को एक लिखने की आदत आ गई, राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे। तो उस तरह से मेरा शुरू से पत्रकारिता की ओर एक रुझान सा आ गया। लेकिन पत्रकारिता और प्रचारक जीवन, इस बीच में क्या हुआ कि जब मैं प्रचारक हो गया तो लिखना पढ़ना थोड़ा कम हो गया। फिर वो संगठन का काम, फील्ड वर्क का काम, लोगों को जोड़ने का काम, शाखा का काम, वो मेरे तरफ आ गया। तो वो मैंने किया लगभग 8 साल तक। फिर जब मैं गृहस्थ जीवन में आ गया तो मैंने कहा अब अपने जीवन जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि यार सबसे अच्छा तरीका ये है, काम वही करो जिसमें आपके पास परफेक्शन हो। चूँकि मैंने पढ़ाई की थी, एमए मेरा था, डबल एमए, तो फिर मैंने पत्रकारिता को ही तय किया। और पत्रकारिता भी ऐसा कि पहले संघ का एक अखबार था स्वदेश, उसमें मैंने अपनी नौकरी शुरू की। फिर मेरे को ध्यान में आया कि यार नौकरी में वो मज़ा नहीं है जो खुद के काम में। तो फिर मैंने तत्पर नाम से अपना एक पब्लिकेशन शुरू किया। फिर उसके 4-5 एडिशन हो गए। तो देश के अलग अलग राज्यों में मेरे को काम करने का अनुभव, यानी असम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब मेरे को लगता है प्राय हिंदी भाषी तो अनेक राज्यों में मैंने काम किया। साउथ के भी, तमिलनाडु तक में मैंने कुछ दिन काम किया। क्या बात है। तो इस तरह से मेरे सामाजिक और राजनीतिक या पत्रकारिता के जीवन की चलते रहे। रुचि का है तो रुचि के कारण ही मैं पत्रकारिता में आया। प्रोफेशन तो ठीक है, जीवन जीने के लिए कुछ करना था, लेकिन रुचि थी इसलिए आया, मुख्य बात। और जहाँ तक संघ की बात है तो संघ ने जीवन जीना सिखाया। जीवन को कैसे आपको जीना है, समाज में रहते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए। फिर हमारा एक संगठन है तत्पर भारती, उसके द्वारा हमने बहुत सारे सामाजिक काम किए। जल के ऊपर काम किया, पर्यावरण पे काम किया। चूँकि जो मेरे सामाजिक जीवन के गुरु थे माननीय अनिल माधव दवे जी, वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे। तो उनका भी स्वभाव था इन्हीं तरह के कामों को करने का। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था, उनको देखता था। तो मेरे को लगता था जो भाई साहब करते यही अपन करेंगे। तो उस तरह से थोड़ा सामाजिक जीवन मेरा आगे बढ़ा। कुल मिला के मतलब संघर्ष तो किया है, पर बहुत संघर्ष नहीं किया। मेरे को लगता भगवान की कृपा ज़्यादा रही। जी बिल्कुल, मतलब आप सोचते गए, आगे बढ़ते गए और मुकाम आपको मिलता गया। कहते हैं महेंद्र जी कि जब आप जिस सामाजिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं वहाँ स्वावलंबन बहुत बड़ी बात होती है और सबसे ज़्यादा सीख इस चीज़ की दी जाती है। तो वो बड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है कि नहीं, आपको खुद के काम स्वयं करने हैं या आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कार्यशैली रहती है। देखिए, मैं आपको बताऊँ,
2001 में मेरा विवाह हुआ। जी। आज दिनांक तक मेरी पत्नी ने मेरे कपड़े नहीं धोए। आज दिनांक तक जी। मेरी पत्नी ने मेरी जूठी थाली नहीं उठाई। हम्म। ये संघ के कारण संस्कार मेरे अंदर आया। जी। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो पत्नी को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि पत्नी ना हो कर्मचारी हो, या पत्नी ना हो एक तरह से, मतलब उसको आप जी, बहुत बिल्कुल कुछ कि भी कह हाँ, सकते ये हैं। हमारे लेकिन काम के लिए कुल है, मिला जी। के एक संस्कार ऐसा मन में आया कि खुद का काम तो खुद को करना है। हम्म। इवन अपने ऑफिस में कई बार मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ, जी। कई बार मेरे को अपनी टेबल साफ करनी होती है, वो भी मैं कर लेता हूँ। तो जो आप स्वावलंबन की बात कर रहे हैं ना, उसका सबसे, जैसे आज मान लीजिए हमारा जो तत्पर है उसके 6-7 एडिशन है, जी। पर कभी कोई कर्मचारी छुट्टी पे चले जाए और अगर मैं ऑफिस में हूँ तो उसकी छुट्टी से मेरा काम नहीं रुकता। जी, उसमें बहुत फर्क बड़ी बात है। क्यों? जी। क्योंकि ये संगठन ने हमको जी, सिखाया, संघ जी, ने हमको सिखाया स्वावलंबन, जी। उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है। किसी भी कारण से अपना काम नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी पत्र पत्रिकाओं का बंडल भी बनाना तो वो हमको आता है, अगर उसको डिस्पैच भी करना तो वो हमको आता है, कोई आर्टिकल लिखना तो वो हमको आता है, उसको एडिटिंग करना वो हमको आता है, उसकी प्रूफ रीडिंग करना वो हमको आता है। तो यानी ये सब चीज़ें अब स्वतः आ गई, मतलब जी, उसके बिल्कुल, लिए मतलब ये भावना तो आई जाती हाँ, कि कोई काम छोटा बड़ा बड़ा नहीं नहीं होता होता, है, बिल्कुल। और हर एक काम को हम करना चाहें तो हमारी सोच के ऊपर निर्भर बिल्कुल, करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, पत्रकारिता की आपने बात कही महेंद्र जी, आज की पत्रकारिता में और जो पहले की पत्रकारिता है, सोशल मीडिया आ गया है, और अभी आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो हर 2 घर छोड़ के हमको एक रिपोर्टर या संवाददाता नज़र आने लगते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सभी के पास मोबाइल्स हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में डालने लगते हैं। क्या बदलाव पहले और अभी के परिवेश में देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जिस समय मैंने पत्रकारिता सीखी तो यहाँ पे भोपाल में बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, राजेंद्र नूतन जी। तो वो मेरे को बताते थे कि 12 फ़ॉन्ट की हेडलाइन होना चाहिए, 16 फ़ॉन्ट का ये लाइन होना चाहिए। जी। यहाँ से हम लोगों की, मैं इतनी मेहनत करके आर्टिकल लिखता था, न्यूज़ लिखता था, कहीं कवरेज करने जाता था, वो लाता था, और जैसे ही उनकी टेबल पे ला के रखता था वो यूँ देखते थे और फाड़ के फेंक देते थे। कुछ भी ठीक नहीं है, जी। फेंक देते थे। और ऐसा उन्होंने 1-2 बार नहीं किया, महीनों किया मेरे साथ, महीनों किया। बड़ी गिल्टी होती थी, हे भगवान मैंने इतनी मेहनत की और ये कैसे हो गया। पर मेरे को लगता कि वो मेरी ग्रूमिंग थी, वो मेरे को सिखाना चाहते थे। और वही नतीजा है कि आज बहुत सारी चीज़ें करते करते मैं, मतलब लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बात से बहुत सारे लोग बोलते कि यार आपने बड़ा अच्छा कर दिया। तो ऐसा अलग, तो कुल मिलाकर पत्रकारिता की जो बात है, पत्रकारिता में अब जो ग्रूमिंग वाला पार्ट है वो मेरे को लगता है कमज़ोर हो गया है कहीं हाँ ना कहीं। जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता वो है आज भी संदिग्ध है, उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रिंट मीडिया की जो बात मैं कर रहा हूँ, प्रिंट मीडिया के साथ आज भी लोगों का विश्वास है। आज भी मैं 90 साल के, 80 साल के, 85 साल के व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए, पुस्तक पढ़ते हुए, मैगजीन पढ़ते हुए देखता हूँ। और कई बार तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि अरे आप अभी भी पुस्तक पढ़ते हो? तो बोलते हैं कि पुस्तक पढ़ने से समझ में आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, समझ में आता है कि जीवन में क्या होना चाहिए। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया को मैंने ये देखा है कि वो जैसे आप बोलते हैं ना, जंक फूड टाइप है। बिल्कुल, जैसे आपको तत्काल भूख लगी और आपने बाजार से कुछ खा लिया, तो वैसा जंक फूड टाइप मैं समझता हूँ। बाकी हो सकता है बाकी लोगों के लिए उसकी उपलब्ध कुछ मायने हो, पर मेरे नज़रिए से वो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें महेंद्र जी लगता है स्टारडम एक की जो भावना है वो बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि युवाओं में लगता है कि बस हम किसी भी तरीके से फेमस बहुत जल्दी हो जाए। बिल्कुल। जी जी जी। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना इंस्टेंट है। जी जी। आप उसको आप करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाऊं, या बहुत जल्दी लोग मेरे को जानने लगे, पहचानने लगे। देखिए, हमारे यहाँ पे जीवन की 4 अवस्था बोली गई है और उन चारों अवस्था को 25-25 साल में बांटा गया। तो जो हमारे ऋषि मनीषी थे उन्होंने उसको इसीलिए बांटा, उनको मालूम था कि आपको 25 साल तक जीवन में ग्रहण करना है, फिर आने वाले 25 साल तक जो आपने ग्रहण किया उसको परिवार को देना है, और उसको अगले 25 साल में आपको समाज को देना है, और उसके अगले 25 साल में आपको किसी को नहीं देना है, भगवान को देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जल्दी लेने की और जल्दी अपने आप को लाइमलाइट में जाने की, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है थोड़ा सा अतिरेक, थोड़ा सा संस्कारों की कमी, या थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमसे छूट रही है समय के साथ। मुझे लगता है कि खासकर जो हमारा सेक्शन वाला जो पार्ट है, शिक्षा वाला जो पार्ट है, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो आदमी के अंदर ये गुण भी डाले कि उसके अंदर सहजता हो, सहनशीलता हो, सीखने की इच्छा हो,
जी। सीख के उसको जीवन में अपनाने की इच्छा हो। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो आप जैसा समाज, जैसा व्यक्ति चाहते हो उसको मिल पाना बड़ा कठिन। जी, आजकल के समाज में हम देखते हैं कि युवाओं में ग्रहण करने की क्षमता और धैर्यता दोनों बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संस्कारों की आपने बात कही और जिन चीज़ों को लेकर और जिन नैतिक मूल्यों को लेकर आप बड़े हुए हैं, आपने छोटी छोटी बारीकी सीखी हैं, किस तरह से आदर करना है, समाज को लेकर साथ करना है, परिवार की क्या महत्ता है। क्या आपको लगता है कि युवाओं में ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है? नहीं, मैंने बताया ना आपको, देखिए वो मिसिंग, उसके लिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा, इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि देखिए जो उनके साथ जीवन जी रहा है, जो उनसे बड़ा है, चाहे उनके पिता हो, माँ हो, गुरु हो, भाई हो, चाचा हो, ये उनका दायित्व है। हमारे साथ अभी एक बड़ी समस्या आ गई है कि हम अपने घर के लोगों की गलतियों पे उनको टोकना हमने बंद कर दिया। हमारे मन में एक बात आ गई है कि इसको बुरा लग जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा। पहले इन सब चीज़ों की सहजता थी जी। आज बरसों बरस हो जाते हैं, आप किसी माता पिता से पूछिए कि आपने अपने बच्चे को आखिरी बार चांटा कब मारा था, तो वो बोलेगा कि हमने तो मारा ही नहीं, जी। कभी। आजकल आज उल्टा हो गया। हमारे ज़माने में होता था, हम स्कूल से पिट के आते थे तो हमारे माता पिता अगले दिन स्कूल जाके बोलते थे गलती करे तो 2 और मारना। आज उल्टा हो गया। आज टीचर की शिकायत माता पिता करते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। तो जो बचपन में पिट जाता है वो जीवन में माता पिता को संभाल के रखता है, और ये मेरा अनुभव है। और जो बचपन में लाड़ प्यार से रह जाता है वो आगे चल के उन्हीं माता पिता के लिए कलंक साबित होता है। बिल्कुल। तो ये संस्कारों के खेल है। देखिए एक समय ऐसा आता है जीवन में जब आपको, जिसको बोलना चाहिए ना कि एक पैमाने पे, आपकी एक कसौटी पे आपको जीवन जीना होता है। और उस कसौटी को अगर आपने सहज कर दिया, उस कसौटी को अगर आपने शिथिल कर दिया, तो फिर जो आप निर्माण करना चाहेंगे वो नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये कांच है, ये लोहा है, इसको जितने टेम्परेचर में आप बनाना चाहते हैं उसी टेम्परेचर में ये बन पाएगा ना। उससे कम टेम्परेचर में अगर आप बनाएंगे तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, वो बन ही नहीं पाएगा वो। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, जो स्ट्रेंथ उसको देना चाहिए उसमें अगर आपने विनम्रता रख दी तो फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही कारण है कि अभी समाज में होने वाली जो घटना है, या युवा पीढ़ी सुसाइड को, आत्महत्या को सबसे सरल रास्ता मानने लगी है अपने जीवन के लिए, तो शायद ये भी इसी कारण है। देखिए इसके पीछे वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, संस्कारों की बड़ी कमी है। हम लोग बोलते हैं मनुष्य योनि ना जाने कितने जन्मों के बाद मिलती है, ठीक है ना। और मनुष्य योनि में हमारे कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, या हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जब तक हमको उसका आत्मबोध नहीं होगा तब तक हम इस तरह की दुर्घटनाओं से अवगत होते रहेंगे। तो ये दायित्व समाज के वरिष्ठ जनों का है कि वो अपनी नवयुवक पीढ़ी को बताए कि उसके जीवन का महत्व क्या है, उसका जीवन किस लिए है। और ये जो समाज में गिरावट आ रही है ना, ये गिरावट बच्चों के कारण नहीं आ रही, ये उनके कारण आ रही है जिनका दायित्व है और वो दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करने के लिए गए, आपने नौकरी की, खूब सारा धन अर्जन किया, लेकिन क्या हुआ, आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर हो गए। आपका परिवार, आपके बच्चे दूर हुए, आगे चल के वही बच्चा जब परेशानी खड़ा करता है तो जितना आपने पैसा बनाया, जितनी अपनी संपत्ति बनाई, वो सब चौपट कर देता है। तो ये जो सर्कल है, गोल, ये इसीलिए प्रकृति का कि आप एक छोर छोड़ोगे तो दूसरा छोर अपने आप छूट जाएगा। इसलिए दोनों छोरों को पकड़ के रखना, यही जीवन का अनुशासन है, यही जीवन की कला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारी चीज़ें बैलेंस से चले तभी परिवार है, तभी समाज है, तभी देश है। जी बिल्कुल। नौकरी की आपने बात अभी करी महेंद्र जी। पत्रकारिता में काफ़ी बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सरकारी नौकरी में जाएं या बड़े बड़े जो संस्थान हैं उसमें जाएं। तो किस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर युवा बना सकते हैं? देखिए, जिस समय हम लोग पत्रकारिता में आए उस समय पत्रकारिता में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे नहीं जी, ठीक है ना। अब तो पत्रकारिता की बाकायदा पढ़ाई होती है, एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पत्रकारिता ये एक तरह का ऐसा जीवन है, सामाजिक जीवन है। ये इसको आप प्रोफेशन मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोफेशन से बड़ा सामाजिक जीवन दायित्व भी है। देखिए, किसी भी पत्रकार से सबको ये अपेक्षा रहती है कि ये अपने समाचार के प्रति ईमानदार रहे, जी बिल्कुल, उसके साथ समझौता ना करे। तो आज तो बहुत अच्छा स्कोप है, इतने सारे टेलीविजन चैनल है, इतने सारे समाचार पत्र हैं,
अगर आदमी के मन में, व्यक्ति के मन में अगर ये बात है कि मैं संघर्ष करके अपना जीवन बनाऊं, हाँ, इसी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं जी। तो हाँ, एक बात जरूर है कि पत्रकारिता संघर्ष का रास्ता है। पत्रकारिता ऐसा सरल और सहज रास्ता नहीं है कि आपको कोई अच्छी कुर्सी मिल जाएगी, कोई अच्छी कार मिल जाएगी। आप जब तक अपने चप्पल जूते नहीं घिसोगे, जब तक आप 10 दरवाजे रोज नहीं जाओगे, तब तक ना आप सीखोगे, ना समाज को कुछ दे पाओगे। बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि आज हम संपूर्ण हो गए हैं। नहीं। पर डे एक लर्निंग प्रोसेस है, या सीखने की जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और वो चुनौतियां आपके जीवन में पत्रकारिता में तो खत्म नहीं होती जी। पहले सिर्फ 3 आयाम होते थे, जैसे महेंद्र जी, रेडियो है, टेलीविज़न है, या प्रिंट मीडिया हमारी। अभी सोशल मीडिया के कारण बहुत बदलाव जो है समाज में आया है, और कहते थे पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाती है समाज का। तो अभी आप उसकी स्थिति किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, ये जो आपने आखिरी में बात बोली ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना पत्रकारों को या मीडिया जगत को इतनी प्लानिंग के साथ बेवकूफ़ बनाया गया जी। हमारे लोकतंत्र में केवल 3 ही स्तंभ है, चौथा स्तंभ है ही नहीं। संविधान में उसका कोई उल्लेख ही नहीं है जी। ठीक है। तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि पत्रकारिता को, मीडिया को चौथा स्तंभ बोल के जी। चौथा स्तंभ होता ही नहीं, 3 ही स्तंभ है लोकतंत्र के। एक दूसरी बात, पत्रकार से लोग अपेक्षा ये करते हैं, मतलब पत्रकार से सामान्य तौर पे जो गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आदमी पत्रकारिता करता है तो वो अपने आप को शेर समझता है, और बाकी लोग इंतजार करते हैं उसकी गलती का। जिस दिन वो गलती करता है उसको ऐसा टांगते हैं कि फिर वो किसी लायक नहीं बचता। ऐसे आपको बहुत सारे, आप देखिए, बहुत अच्छी मैगजीन निकलती थी तहलका, आज वो कहाँ है? खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसके संपादक से एक गलती हुई, और वो एक गलती उसके जीवन में भारी पड़ गई। यानी कह सकते हैं कंपटीशन काफी है। नहीं, कंपटीशन नहीं, पत्रकार के साथ क्या होता है, पत्रकार होने के कारण लोगों में एक अहंकार आ जाता है। मतलब मैं पत्रकार होने के बाद ये बात आपको बोल रहा हूँ, पत्रकारिता के कारण एक बहुत खतरनाक जो चीज़ व्यक्ति के अंदर आती है वो होती है अहंकार। उसको लगता है कि मैं किसी को भी तान सकता हूँ, मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन वो फंसता है उस दिन सब लोग मिलकर उसका इलाज कर देते हैं जी। इसलिए पत्रकारिता करते समय विनम्रता, सहजता, स्वाभाविकता होना बहुत जरूरी है। ये मतलब ये आज जो लोग पत्रकारिता को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ये मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस तरह का अपना आचरण रखें जी। और अगर इसी फील्ड में हम चुनौतियों की बात करें महेंद्र जी, तो क्या चुनौतियां अभी जो आधुनिक परिवेश में है पत्रकारों को, जो आधुनिक परिवेश में पत्रकारिता में सबसे बड़ी चुनौती है वो है भ्रम। आपको भ्रमित नहीं होना है जी, आपको किसी प्रपंच में नहीं आना है। आप देखते हैं बहुत आसानी से लोग ट्रेप हो जाते हैं जी। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा होती है, जो उनके अंदर अतिरेक होता है किसी भी चीज़ को पाने का, वो उनको चीज़ों में उलझा देता है। तो पत्रकार को भ्रम, अतिरेक और प्रपंच से बचना पड़ेगा। अगर वो इन तीनों से बचा रहेगा तो लंबा चलेगा जी। और एक और चीज़ अक्सर समाज में सुनने में आती है महेंद्र जी, कि आजकल की जो पत्रकारिता है वो मार्केटिंग बेस्ड ज़्यादा हो गई है। आपका क्या कहना है? कहते हैं कि पत्रकार और एक मार्केटिंग का एजेंट, या वो बंदा कह सकते हैं, तो सब जो है एक ही चीज़ लोग मानने लगे हैं। देखिए, पहले जो मेरे को समझ में आता है, जो पहले पत्रकार होते थे उनकी भूख होती थी समाचार, उनकी भूख होती थी खबर। आज जो पत्रकार है उनकी भूख दूसरे प्रकार की हो गई है। तो उनकी जब भूख दूसरे प्रकार की हो गई है तो उसमें मार्केट इन्वॉल्व हो गया है। तो ये जो मार्केट है ये इसीलिए इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि पत्रकारों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग प्रकार की हो गई हैं। ये जो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ ना, अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं पे नियंत्रण रखेंगे तो वो हर चीज़ से बचे रहेंगे। देखिए, आपने बोला कि चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है नहीं। ये प्लान वे में लोगों ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे विधि के लोग हों, विभाग, उन लोगों ने इसको प्लान वे में क्रिएट किया है। और ये कहीं ना कहीं पत्रकारों के अंदर अहंकार भर देता है कि हम भी तो इसका लोकतंत्र का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और जब चौथा स्तंभ है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि वो रिकॉर्ड पे कहीं भी नहीं है जी। अच्छा, संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान में 3 ही स्तंभ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पत्रकारों के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को सहेज के रखें। अगर वो सहेज नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी भिड़ने ही वाली, उनका एक्सीडेंट होने ही वाला जी, किसी ना किसी जगह। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। आजकल आप देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान भी चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
पहले का दौर था जब ग्रामीण अंचलों में या शहरी की भी हम बात करें तो बहुत सारी योजनाओं की जानकारी या जो नई नई स्कीम्स कुछ फ़ायदे वाली उनके लिए आती हैं, जनता के लिए आती है, तब तक पहुंच नहीं पाती थी। उसके डू डोंट्स क्या हैं शायद वो नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें सरल बना दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ अगर प्रचार प्रसार वाली जो चीज़ें हैं, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है और भी जो मीडिया चैनल्स हैं, जब इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में सब तक पहुंचाते तो कितना इफेक्ट लोगों तक जाता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि संचार माध्यमों का अपना एक महत्व है। इसमें कोई मतलब वो भ्रम नहीं है, ये स्पष्ट है बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ है कि समय के साथ सरकारों ने भी अपने आप को जिसको बोलना चाहिए जनता को सुविधाओं देने के हिसाब से अपग्रेड किया। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि जीरो अकाउंट के खाते खुले जी, तो बहुत जितने लाभार्थी हैं आज उनके खाते में एक क्लिक के साथ पैसा क्यों आ जाता है? कोई उसमें बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है, सीधे उनके खाते में पैसा आता है। तो सरकारों ने भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी इसमें भूमिका अदा की है। एक जहाँ तक संचार माध्यम की बात है तो एक चीज़ तो हुई है सोशल मीडिया के कारण कि आज जैसे मान लीजिए आप बहुत आसानी से किसी को ट्रैप कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया की उपलब्धि है। कोई भ्रष्टाचारी है, कोई अलग तरह का व्यक्ति है, तो आप उसको ट्रैप करके जनता के सामने ला सकते हो। ये सोशल मीडिया की उपलब्धि और शायद ये एक डर का कारण भी है। और इसी डर के कारण बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम कुछ गलत ना करें या गलत करने से बच जाएं, तो जिसको बोलते हैं ना सख्ती से भी ईमानदारी लोगों में आ रही है। ये सोशल मीडिया का एक बड़ा फायदा है मेरे विचार से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में कहते हैं कि कुछ पत्रकारों से नेगेटिव लेते हैं तो कुछ पॉजिटिव लेते हैं। आपको क्या लगता है इसका आगमन इस पेशे के लिए या पत्रकारिता के लिए कहाँ तक सही है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो वो सुविधा की दृष्टि से ही आता है। उसको हमको इसी रूप में लेना चाहिए कि वो सुविधाजनक होगा। अब जिसको उसका मिसयूज़ करना वो तो करने ही वाले हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे? आप देखिए आज भारत जिस देश में या बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अपराध होते हैं और ऐसे अपराध होते हैं जिसके लिए आज भी पुलिस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है कि उनको ट्रेस कर पाए, उनको चेस कर पाए। जी। तो मेरे को लगता है ये जो आप बता रहे हैं एआई वाला, तो ये इसको अगर हम पॉजिटिव उसमें लें तो ये एक मतलब अचीवमेंट है कि आप अपने मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप मतलब जिसको बोलना चाहिए ना ऐसी जानकारी जो कहीं से आपको मिल पाएगी वो आप उसके माध्यम से अब स्क्रिप्ट बहुत इजी प्राप्त हो जाती है या वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट हैं तो आर्टिफिशियल के कारण अब उससे आप वीडियो वगैरह भी ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे साथ हुआ कि मेरे को अहिल्याबाई होलकर की 320 जन्म शताब्दी पे कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में कुछ बोलना था। अब मेरे पास कोई पुस्तक भी नहीं थी, तो मैं था शायद महाराष्ट्र में नासिक में और कार्यक्रम था भोपाल में, तो केवल रात भर में मेरे को सुबह यहाँ आना था ट्रेन में। तो मैंने उस पर बोला और मेरे को कहा कि मेरे को ये सब, उन्होंने मेरे को कम से कम 50 पॉइंट उपलब्ध करा दिए। अगले दिन 50 में से मैंने 10-20 पे बात कर ली और मेरी बात ठीक हो गई। तो ये उसका पॉजिटिव साइन भी है अगर हम उसको इस रूप में ले तो कि वो हमारा एक हैंड्स मतलब जिसको बोलना चाहिए वो एक हमारा तीसरा हाथ है। अगर हम उसको इस रूप में ले तो ज़्यादा अच्छा है। और मिसयूज़ करने वाले तो वो करने ही वाले हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे वो मेरे को लगता है शासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और पत्रकारिता एक ऐसी फील्ड है जिसमें संघर्ष के साथ चुनौतियां भी हैं हमारे सामने, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे सिद्धांत हैं या ईमानदारी है या जिस तरह से हम उसको ले जाते हैं और सच जो है लोगों के सामने लाते हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। महीन जी, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई और जिस संस्था यानी संघ से आप जुड़े हुए हैं और उसकी तो हम क्या बात करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर जीवन में एक अच्छा बदलाव या सही मायने में ज़िंदगी के आपको अर्थ जानने हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ जाइए। तो लगता है कि आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी सभी तरह से आप मजबूत हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे युवा पीढ़ी को या वो विद्यार्थी जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सा संदेश आप उन्हें दें। देखिए, जहाँ तक आपने संघ की बात की तो मैं उसके बारे में एक आखिरी बात बोल के आपको मतलब अपनी तरफ से, संघ जो है राष्ट्र निर्माण का काम करता है।
लेकिन संघ सबसे पहले व्यक्ति निर्माण का काम करता है। जी। जब तक व्यक्ति को जुटाएं, संघ शक्ति को बढ़ाएं, ये हमारी एक बात है। तो हमारे को आदर्श अगर समाज में खड़ा करना है तो व्यक्ति को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको व्यक्ति का निर्माण करना। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर कोई कहीं भी किसी भी स्तर पे इस विचार के साथ जुड़ सकता है तो उसको जुड़ना चाहिए, कम से कम व्यक्तिगत जीवन को ठीक करने के लिए। अगर उसका व्यक्तिगत जीवन ठीक हो जाएगा तो समाज, परिवार, देश अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो व्यक्तिगत जीवन को ठीक करने के लिए अगर इस विचार से जुड़ सकते हैं तो ये तो आदर्श स्थिति, जुड़ना ही चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और पत्रकारिता को लेकर भी जो हमारे युवा अभी देखिए, पत्रकारिता के मैं बिल्कुल पत्रकारिता के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, मतलब ये एक चैलेंजिंग जॉब है। और जिस तरह से समाज में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसको बोलना चाहिए कि बहुत सारी वो है कंपटीशन, उसी तरह का कंपटीशन इस क्षेत्र में भी है। तो इस क्षेत्र को आप कठिन और संघर्ष वाला क्षेत्र मान के आएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप इसको इजी गोइंग या इसको ऐसा मान के आएंगे कि अरे मैं पत्रकार बन जाऊंगा तो जीवन में कुछ भी कर जाऊंगा, ऐसा मान के आएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए नुकसान का सौदा हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन कहा ना आपने, राष्ट्र सर्वोपरि। जिस फील्ड में भी आगे बढ़िए, लेकिन सोच के बढ़िए कि हम भारतवासी हैं और उसी के विकास के लिए हम सबको कार्य करना है। तो दर्शकों, महेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई, किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक, चाहे पत्रकारिता हो, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत उनके अनुभव रहे हैं जिनको उनने हमसे साझा किए। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद हमारे शो से जुड़ने के लिए। नमस्कार।